अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। अब जो बानी पीटीआई हैं उनकी बहन अलीमा खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया है। पहले एक बेटे शारेज खान को गिरफ्तार किया गया था और फिर दूसरे शेरशाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खानदानी जराये के मुताबिक सादा कपड़ों में एहलकारों ने जो है वो अलीमा खान के बेटे की गाड़ी रोकी और फिर उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। माफ कीजिएगा। गुज़िश्ता रोज जो है वो उनके दूसरे बेटे शारेज अजीम को भी गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की जानिब से शारेज अजीम को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश किया गया। वहां पर पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए ये कहा कि मुल्जिम 9 मई के केस में मुलव्वस है और मुल्जिम के 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। ताहम अदालत ने उनके जो इमरान खान के भांजे हैं उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और वकील सलमान अकरम राजा का यह कहना है कि हमें नहीं मालूम था कि शारेज भी मुल्जिम है। 27 माह बाद ऐसे जो है वो इस केस में मुलव्वस किया गया जबकि वो किसी भी तरह से मुलव्वस नहीं था। अब इसके साथ जो है वो तहरीक इंसाफ और ने जो है वो कौमी डायलॉग के लिए जो है वो अपोजिशन जमातों का जो इख्तियार है वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को जो है वो दे दिया गया है और ज़राए के मुताबिक ये जो कौमी डायलॉग है ये सितंबर के पहले हफ्ते में होगा और ये भी इम्कान है कि महमूद खान अचकजई इस हवाले से नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में किरदार अदा कर सकते हैं। अब महमूद खान अचकजई को ही इससे पहले इमरान खान ने बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो नॉमिनेट किया था, जिस पर उनकी पार्टी के अंदर से भी जो है वो रिएक्शन आ रहा था। तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसने जो है वो बतौर अपोजिशन लीडर उनकी नामजदगी की मुखालफत जो है वो की थी और सिफारिश की थी कि जो अदालती हतमी फैसला है जब तक वो नहीं आ जाता तब तक जो है वो नया अपोजिशन लीडर अपनी जमात से ही लिया जाए। अब इसके साथ तहरीक इंसाफ जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेने का जो है वो फैसला कर चुके, लेकिन साथ ही साथ मुल्क में नए सूबों की भी बहस कहीं ना कहीं पर जो है वो चल रही है और मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं। अभी तक तो ये तजावीज़ की हद तक है लेकिन इस पर बात ज़रूर हो रही है और इस पर सियासी जमातें अपना रद्द-ए-अमल भी जो है वो दे रही हैं। आज भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने बाकायदा तौर पर मुल्क में नए सूबे बनाने का जो है वो मुतालबा भी कर दिया है। अब ये जो सारी सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन मामलात को जो है वो किस तरह से देखती है, पहले ज़रा इस पर जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं अलीमा खान के दोनों साहबजादों की, उस पर पार्टी की तरफ से जो है वो खासा रिएक्शन आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस सारी सूरत हाल के हवाले से मजीद बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अली मोहम्मद खान साहब सबसे पहले ये फरमाइएगा, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं अब पुलिस ने तो मौक़िफ़ अपनाया है, उन्होंने कहा है कि 9 मई के केसेस ही हैं जिनमें गिरफ्तारियां हुई हैं। पार्टी इन केसेस को किस तरह, इन गिरफ्तारियों को जो है वो किस तरह से देख रही है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखिए पार्टी इसको पॉलिटिकल यानी सियासी गिरफ्तारियों के तौर पे जो है रहमान साहब देख रही है। उसकी चंद वजूहात हैं। देखिए कल सुप्रीम कोर्ट से बड़े अरसे बाद एक फैसला ऐसा आया जिससे 9 मई का जो बयानिया है वो बड़ी हद तक उसकी हिद्दत में कमी आई है। बल्कि मैंने तो कल सुप्रीम कोर्ट के बाद ये मौक़िफ़ दिया कि 9 मई का बयानिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हवा में तहलील हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को 9 मई की जो कोई साजिश है उसमें इमरान खान का कोई रोल नजर नहीं आया। तो जब इमरान खान का 9 मई की साजिश में कोई रोल नहीं है तो इमरान खान से माफी की तमन्ना करने वाले क्या अब इमरान खान साहब से कोई माफी मांगेगा कि साबिक वजीर आजम, मुल्क का बड़ा लीडर जो है, सबसे बड़ा लीडर, 2-2.25 साल से जेल में है एक ऐसे जुर्म में जिसको सुप्रीम कोर्ट वहां से जब देखती है तो उसको कोई बादी नजर में प्रामे फेशी, जिस तरह आप समझते हैं चीजों को, नजर कोई रोल नजर नहीं आता। तो जब 9 मई का बयानिया एक तरह से हवा में तहलील हो गया तो उसी दिन शाम को उनके नेफ्यू शारेज खान और आज जो है उनके दूसरे नेफ्यू शारेज के भाई जो अलीमा आपा के दूसरे बेटे हैं शेरशाह, तो दोनों को गिरफ्तार करना 27 महीने बाद, रहमान साहब 27 महीने बाद 9 मई 2023 की गिरफ्तारी आज क्यों? क्या ये सब मुल्क से बाहर थे? नहीं, कुछ अरसे के लिए गए होंगे लेकिन काफी अरसे से पाकिस्तान में थे। आपको 2-2.5 साल बाद, इतने अरसे बाद जो है 27 महीने इज ए क्वाइट लॉट ऑफ टाइम रहमान साहब।
आपको वही दिन क्यों नजर आया जिस दिन इमरान खान साहब की जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट से? तो साबित यह हुआ कि प्रेशराइज करने की कोशिश है, प्रेशर डालने की कोशिश है इमरान खान साहब पे, उनकी फैमिली पे, बुशरा बीबी पे, बिलखुसूस अलीमा खानम साहिबा पे। अच्छा, लेकिन आपने ये जो पहले बात की खान साहब की जमानतों के हवाले से, उस दिन आप भी वहां पर अदालत में मौजूद थे। दो हुकूमत के मौक़िफ़ हैं। एक तो ये कि हुकूमत कहती है कि जमानत और बरियत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो तहरीक इंसाफ कहीं इसको बरियत का जो है वो कलर रंग देने की कोशिश कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो टेक्निकल है, उनका ये कहना है क्योंकि चालान जमा नहीं हुआ था तो फौजदारी मुकदमा था, तो इसमें तो इतनी देर रह ही नहीं सकते थे, और इसी वजह से फिर उनका जो है वो अदालत ने उनको जमानत देनी ही देनी थी। दोनों नुक्तों को आप किस तरह से देखते हैं? अफसोस, आप सुप्रीम कोर्ट में कल होते तो आप भी इसी तरह हंसते जिस तरह मैं मुस्कुराया। उसकी वजह यह है अच्छा कि इमरान खान साहब 2 साल से आपने उनको, उम्मत के लीडर को, मैं पाकिस्तान की सिर्फ बात अब नहीं करता, अंदर रखा हुआ है। किस लिए रखा है? क्या आपको शौक है? क्या आपको ये टास्क दिया गया है किसी की तरफ से कि इस आदमी को अंदर रखना है, बाहर नहीं आने देना? ये तो अलहदा से एक क्रिमिनल चार्ज इन पे बनता है, पॉलिटिकल भी और पीपीसी के तहत भी, कि आपने एक मुलजिम को अंदर रखा हुआ है। आप चालान क्यों नहीं जमा कर रहे? क्यों आप उसको तकलीफ दे रहे हैं? आप जमा करें, प्रोसीडिंग स्टार्ट करें ताकि उनको रूटीन में जो है रिलीफ मिले, नंबर 1। नंबर 2, हुकूमती वकील ने अभी अगर कोई इनका सरकारी जो इनके वो हैं तर्जुमान हैं, उनको कहें कि कभी आया करें, पढ़ा करें, समझा करें। आपको पता ही नहीं आप बात क्या कर रहे हैं। आपका जो सरकार का वकील है वो इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में जमानत की खिलाफ बात कर रहा था कि वो 2 साल का स्टैट्यूटरी पीरियड, आप समझते हैं कि अगर कोई मुलजिम 2 साल से किसी केस में जेल के अंदर हो और 2 साल से उसका कोई फैसला ना आए तो उसको जमानत दी जाती है। सरकारी वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई में तो हमने पिछले साल जुलाई में गिरफ्तारियां डाली हैं, तो वो 2 साल की मुद्दत तो पूरी नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि स्टैट्यूटरी बुनियाद पे इमरान खान साहब को रिलीफ देने की बजाय मेरिट को देखा गया किसी ना किसी लेवल पे। और जब सुप्रीम कोर्ट को, जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसको यहां इस्लामाबाद में 9 मई में इमरान खान का साजिश में कोई बादी नजर प्राइम फेशी कोई रोल नजर नहीं आया, तो फिर मेरा अली मोहम्मद का बतौर वकील सवाल है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और चीफ जस्टिस को तो कोई रोल फिलहाल नजर नहीं आया। नीचे अदालतों के पास कौन सी खुर्दबीन और दूरबीन है जो उनको इमरान खान साहब का नजर आ गया। तो इस वजह से जब इमरान खान साहब को कल 9 मई में जमानतें मिली हैं तो हुकूमत का ये बयानिया जो है हवा में तहलील हुआ है। इसलिए ज्यादा सवालिया निशान बनता है कि अगर इमरान खान जो लीडर है और जो इन लड़कों के, इन बच्चों के मामू हैं, अगर मामू का, लीडर का, कौम के लीडर का, साबिक वजीर आजम का 9 मई में कोई रोल नहीं बन रहा और उनको जमानत मिल गई है, तो उनके भतीजों बेचारा ने क्या कसूर किया है? वो शहरेज तो है ही पॉलिटिक्स में नहीं, वो आपके ख्याल में ये लिंक, मेरा एक जमाना गुजर गया है तरीके इंसाफ में, मैंने इन लड़कों की किसी पॉलिटिकल मीटिंग में नहीं देखा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने जमाना गुजर गया है, मैंने शहरेज को और ये दूसरा जो है अपना शेरशाह साहब जो है, इनको मैंने किसी, ना कोई ओहदा है ना कोई पॉलिटिकल उनका काम है। तो जब मामू जो लीडर है, जो मेरा लीडर है, कौम का लीडर है, उसको जमानत मिल रही है, उसका रोल नहीं बन रहा, उसका साजिश में किरदार नहीं है, उसको एक तरह से एक चिट मिल रही है, क्लीन चिट मिल रही है कि 9 मई मजाक है। मैंने तो कल एक और बात की है कि अगर इमरान खान का रोल नहीं बनता तो फिर अब ये बताया जाए कि 9 मई करवाया किसने, किसका रोल बनता है। तो फिर ये बच्चों का किधर से निकाल के ले आओ यार। कोई बंदा कोई हया करता है? आप एक खातून को तकलीफ दे रहे हैं, एक बहन को इसलिए तकलीफ दे रहे हैं कि बहन भाई से वफा कर रही है, दैट्स ऑल। ये ताकत रह गई आपकी, बस। ठीक, राइट। लेकिन उनका क्या करे? वो जो सजाएं हुई हैं अभी तक 9 मई के केसेस के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं सारे, आपके तो पार्लियामान के अंदर इतने लोग थे जो उन सजाओं में जो है वो चले गए, तो वो उसका फिर तहरीक इंसाफ क्या जवाब देती है? देखिए जुल्म है ना ये। मैंने कल सवाल उठाए हैं, मैं बड़े अरसे बाद कल सुप्रीम कोर्ट के बाद जब प्रेस टॉक हुई थोड़ा सा जज्बाती भी हुआ। अच्छा। कि यार देखो, जी। मैं घर का बड़ा अगर हूं और कोई जुर्म का इल्जाम है और मैं उसमें बरी जिम्मा होता हूं, तो जब मेरा कोई किरदार नहीं है तो मेरे बच्चों या मेरे शागिर्दों का क्या रोल होगा? इमरान खान साहब का अल्लाह ने सुरखरू किया है, इज्जत दी है अल्लाह ने कल इमरान खान साहब को उस सुप्रीम कोर्ट से जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद की है। मैं ये बार बार ये बात कर रहा हूं,
तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब को इज्जत से जमानत मिली है, वो बेचारी जरताज गुल का और वो अपना उमर अयूब साहब का और अपना शिबली फराज, अहमद चट्ठा, बेचारा जमशेद दस्ती, वो साउथ पंजाब में, उसको किसी साजिश का खुदा के बंदो क्या पता है, वो तो आम वर्कर आदमी है बेचारा। अच्छा, वो आपके साहबजादा हामिद रजा, ये मैं जरूर ये बात करना चाहता हूं, देखें हमारी तो चलो अपनी जमात है, लेकिन साहबजादा साहब हमारे एलाई हैं। साहबजादा हामिद रजा और उनके वालिद मोहतरम सारी जिंदगी दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार रहे हैं और हमेशा पाक फौज के साथ और हमारे इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान की बाजी लड़ाकर स्टैंड लिया है। आज उस साहबजादा हामिद रजा पे दहशतगर्दी का पर्चा है और 9 मई में आपने उसको सजा दे दी है और लीडर जो है वो जमानत पे बरी और रिहा हो रहे हैं, जमानत पे रिहा हो रहे हैं। तो जब लीडर जमानत पे रिहा हो रहा है तो इन दोनों को कैसे आप टैली करेंगे? इनको माफी मांगनी चाहिए, ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि तमाम इन लोगों से जिनको 10-10 साल की सजाएं मिली हैं। को खुदारा ये एक बात करके मैं देखें, ये सजा जो उमर अयूब को, ये सजा जो शिबली फराज, जरताज गुल, अहमद चट्ठा, दस्ती, हामिद रजा सबको दी गई है, ये सजा इनको नहीं दी गई, ये सजा पाकिस्तान की जमहूरियत को दी गई है। अच्छा, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब फिर 9 मई के हवाले से पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो क्या है? क्योंकि दरमियान में वो तो खैर ऑप्शन तो वापस हो गई, माफ़ी की भी कहीं ना कहीं बात चली, फिर पार्टी के अंदर भी हमने दो तरह के बयान देखे। एक जो बैरिस्टर गौहर ने कहा, उन्होंने कहा माजरत की बात की, लेकिन सलमान अकम राजा और अलीमा खान साहबा ने कहा कि किस चीज़ की माफ़ी। क्या पार्टी का अभी भी 9 मई के हवाले से पार्टी को कोई कन्फ्यूजन है कि इस वाक़े पर हमने कहना क्या है या इस वाक़े पर हमारा बयानिया क्या है? साजिश थी, किसके खिलाफ थी, क्या पार्टी के खिलाफ थी? बहुत अच्छा सवाल है। मेरा इस पे वही मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब का 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में था, और मेरा आज भी उस पे वही मौक़िफ़ है जो मेरा 27 जुलाई 2023 को पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे 7 गिरफ्तारियों के बाद रिहाई पे मैंने एक मौक़िफ़ दिया था। वो ये था कि तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, हम पुरअमन एहतजाज पे यकीन रखते हैं। 9 मई में जो जलाओ घेराव हुआ है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इमरान खान साहब ने किसी को नहीं कहा कि जलाओ घेराव करो, जिसने किया है गलत किया है उसके खिलाफ जरूर आप केस चलाएं, लेकिन उसकी सजा तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को इसलिए नहीं दी जा सकती कि इमरान खान साहब जब 9 को गिरफ्तार हुए तो 11 को वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिलीज हुए, तो उन्होंने कहां से लूट और प्लंडर का हुक्म दे दिया है। हम उस जलाओ घेराव उसकी सपोर्ट कभी नहीं करते, पहले भी मुजम्मत किया, आज भी करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। और ये जो हमारा दावा था, इमरान खान साहब का दावा था, अली मोहम्मद का दावा था, हमारी जमात का दावा था कि हमने 9 मई में जलाओ गिराव नहीं किया, पुरअमन एहतजाज हमारा हक था, लेकिन अंदर जाके जिन लोगों ने ये सारा करवाया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन सीसीटीवी फुटेज से करें। तो कल जब सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की रिहाइयां 9 मई में हो गई हैं, अब इसके बाद इस दावे को तक़वियत मिली है कि अगर हमने नहीं किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो साबित हो गया है बहुत हद तक, तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अंदर जाके ये किन लोगों ने ये करवाया, ये किया, और एक पुरअमन एहतजाज को एक लूट, आर्सन या प्लंडर या जलाओ गिराव में किसने तब्दील किया? तहरीक इंसाफ ने तो नहीं किया, इमरान खान ने तो नहीं किया। हम उस गलत अमल की सपोर्ट कभी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान ने ऑर्डर नहीं दिया, तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, जिसने किया है उसको जरूर सजा दें। ऑलराइट। अच्छा, आप सर क्योंकि असेंबली में भी हैं, एक पहले से बहस चल रही है, वो पहले तो जो है वो कुछ डिस्कशंस की हद तक महदूद थी, लेकिन अब वो बहस बाकायदा एक सियासी मुतालबा बन गई है। IPP ने कहा है कि मुल्क के अंदर जो है वो नए सूबे बनने चाहिए। ये बहस का कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो आपको मालूम है, इससे पहले जो बहस हो रही थी। तो तहरीक इंसाफ और अब खुद मैं जानना चाहता हूं, वह समझती है नए सूबे बनने चाहिए, गुंजाइश है? पाकिस्तान के मफाद में छोटे सूबे अगर हैं, उस पर सियासी जमातें बैठें और पार्लियामेंट में फैसला करें। अगर पाकिस्तान के और अवाम के मफाद में है तो क्यों ना करें, लेकिन उसको कहीं से लागू ना किया जाए, फैसला कहीं और हो और वो पार्लियामेंट के सर थोपा जाए। लेकिन हम उसूली तौर पे ये समझते हैं कि बहुत सी इंतजामी तब्दीलियां जो है वक्त की जरूरत है। जैसे हमारे दौर में हमने जनूबी पंजाब को काफी राइट्स दिए,
पूरा सूबा फिर भी ना बना सके, लेकिन जनूबी पंजाब का सूबा बनना या और कोई ऐसे छोटे जो इंतजामी यूनिट्स हैं, जैसे सूबा हजारा की भी बात होती है। मैं तो अगर आप मेरे से पूछें, मैं तो सूबा हजारा की जो हजारा के अवाम की डिमांड है उसको भी सपोर्ट करता हूं कि अगर छोटे सूबे बनते हैं और लोगों की जिंदगी बेहतर होती है, लेकिन इसके लिए उस सूबे की अवाम की राय जानना जरूरी है, उनकी जमातों की राय जानना जरूरी है। इस पे बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पॉलिटिकल जमातों के बीच में डिस्कशन होना, पार्लियामेंट के अंदर कंसेंसस होना जरूरी है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हम पे फैसला ठोसा गया है। तो इसको अगर सम अप करें तो वो ये है कि छोटे सूबे बनना अगर वक्त की जरूरत है तो बिल्कुल करें, लेकिन उस पर पहले ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन कर लें ताकि पूरी अवाम और पूरी सियासी जमातें इस इशू पे एक पेज पे हों। राइट, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में 27वीं तरमीम के हवाले से बातें ज़ेर गर्दिश हैं। मुमकिन आईनी तरमीम के जरिए गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। रोजनामा दुनिया न्यूज़ के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि ये मुस्तकबिल में 1 पेज को मुतासर कर सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 27वीं आईनी तरमीम में एक बहुत अहम मामला 18वीं आईनी तरमीम से भी जुड़ सकता है और 18वीं आईनी तरमीम की बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स करने की तजावीज़ भी जो है वो इसमें शामिल हो सकती हैं। ज़राए के मुताबिक 27वीं जो आईनी तरमीम है इसमें नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाने पर भी गौर किया जा सकता है, जबकि इस तरमीम में आला अदलिया से मुतालिक जो 26वीं तरमीम के बाद जो चीज़ें रह गई थी वहाँ पर भी मज़ीद तरमीम की जा सकती हैं और इनमें मुस्तकिल आईनी अदालतों का क्याम भी ज़ेर गौर है। अब हुकूमत से जब इस तरमीम के हवाले से पूछा जाता है और ये कि क्या ऐसी कोई तजवीज़ जो है वो सामने आ सकती है, तो हुकूमत की तरफ से जो है वो यही कहा जाता है कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। गुज़िश्ता दिनों नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा था कि फ़िलहाल 27वीं तरमीम की जो है वो ज़रूरत नहीं है, मुल्क बखूबी जो है वो चल रहा है, इस्तेहकाम है और मईशत में जो है वो बेहतरी आ रही है। अब ये जो नए सूबों की भी बातें हैं, दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने बाकायदा तौर पर जो है वो मुतालबा किया है कि नए सूबे जो है वो बनने चाहिए और ये जो इजलास है वो अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत हुआ। अब ये जो मामला है सूबों वाला और फिर ये जो आईनी तरमीम की जो बहस हो रही है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साजीर इत्तलात और नशरियात जनाब कमर ज़मान कारिया साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। कारिया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कारिया साहब, ये जो तरमीम की बातें चल रही हैं और ये जो बहस है कि क्या 18वीं तरमीम में कोई चीज़ रिवर्स की जा सकती है या नहीं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इन बातों पर कोई तवज्जो या ध्यान देने की ज़रूरत है? रहमान, आप तो जानते ही हैं, आप तो वकील हैं कि 18वीं तरमीम कोई इंडिपेंडेंट अपने तौर पे डॉक्यूमेंट नहीं है। वो आइन के अंदर एक तरमीम हुई थी, उसका नाम उस वक्त 18वीं अमेंडमेंट थी वो, अब वो आइन है। तो आइन में तरमीम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आइन में तो पहले ही 6 तरमीमें 18वीं तरमीम के बाद हो चुकी है ना, 26वीं तरमीम हो गई, तो होने को हो सकती है। अब क्या होगी, क्या उसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव बात हो सकती है, क्या मेरी जमात तो उस पे क्या व्यू लाएगी, क्या ये पॉसिबल है? अभी तो कोई शक्ल नहीं है, अभी तक इस पे कोई सवाल नहीं है, ना ये हुकूमत की तरफ से, ना किसी जमात की तरफ से, ना किसी संजीदा फर्द की तरफ से। एक हेरसे के ऊपर एक हमने डिबेट छेड़ी हुई है अमकानी, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स के तौर पे, एक अमकान के तौर पे, एक मीडिया पर्सन को एक सोर्स के तौर पे आप बहस कर सकते हैं। अच्छा, मेरा मसला यह है कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मुझे जब तक कोई किसी तरफ से संजीदा एक डॉक्यूमेंट के तौर पे चीज, तजवीज के तौर पे चीज सामने ना आ जाए, मैं उस पर क्या राय दूं? अच्छा, लेकिन आप बड़ा करीब थे, ज़ाहिर बात है ये पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव था जो 18वीं तरमीम के तहत जो आइन में तब्दीलियां की गई, तब से लेकर अब तक आपके ख्याल में ये जो सेटअप है जिसमें सूबों और वफाक के अंदर एक डिवीजन जो है वो एक नए सिरे से जो है वो की गई, आपके ख्याल में ये सेटअप जो है वो कैसा जा रहा है? क्या जो चीजें जो तब्दील की गई वो कामयाब रही हैं? जो 18वीं तरमीम में हमने एडजस्टमेंट की थी, सेटअप किया था, आपको याद होगा 18वीं तरमीम करते वक्त भी हमने कहा था
कि ये हमारे लिए आइडियल नहीं है। हम इसमें अभी और भी तरमीम करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त तक यानी 18वीं तरमीम के वक्त उस वक्त तक इत्तेफाक राय हुआ है। हम इसको एग्री करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें मौका मिला मुस्तकबिल में तो हम इसमें मजीद तरमीम करेंगे। रही बात एडजस्टमेंट की, हाँ उसमें बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं। मसलन हमने 17 महकमे सूबों के हवाले करने से नहीं किए गए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, हाफ हार्टेड हुए। इसी तरह कुछ और चीजें हैं, कुछ टैक्सेशन है जो सूबों के हवाले करनी थी, कुछ और इख्तियारात हैं। तो जब तक हम उसको उसकी रूह के मुताबिक पूरी तरह अमल दरामद उस पर नहीं करते, उसके फेल या पास या अच्छा या बुरा होने का के बारे में फतवा देना या उसके बारे में कोई राय देना ये मुनासिब नहीं। अच्छा, और बतौर सीनियर सियासी कारकुन और पाकिस्तान की सियासत को आपने बड़ा करीब से देखा है, जो इंतजामी यूनिट्स की बात हो रही है, चाहे उसे सूबा कह लें या कोई और इंतजामी यूनिट कह लें, आपके ख्याल में उसकी कोई गुंजाइश है? क्योंकि अब ये तो चले आपसे मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि IPP ने आज मुतालबा कर दिया बाकायदा तौर पर, उन्होंने कहा है कि ये सूबे जो है वो बनने चाहिए और 3-3 सूबे बना दें हर सूबे के अंदर। रहमान, जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने का ताल्लुक है या सूबे बनाने का ताल्लुक है, जो भी उसको नाम दे, बात एक ही है। हाँ। ये एक तरीकाकार है उसका। पहली बात यह है कि ये किसी संजीदा हल्के की तरफ से आए जो कि असेंबली के अंदर ये तादाद रखता हो, एक इलाके के किसी एक रीजन का, एक सूबे के किसी एक हिस्से का, जहाँ नए सूबे का मुतालबा है, वहाँ के लोगों की अक्सरियत उसको मान रही हो, वहां से डिमांड उठे और उस सूबे की असेंबली उसको अप्रूव करे और फिर जाके वो उसके लिए मतलूबा जो अददी नंबर है वो भी चाहिए होगा। अब ये बात के क्या इसके ऊपर किसी का कोई सवाल रीजनेबल है, संजीदा है? बिल्कुल अभी तक कोई संजीदा सवाल नहीं उठता। अच्छा। नए यूनिट बनाने का मुतालबा तो हम भी कर रहे हैं। हाँ। हम भी तो कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब बनाना चाहिए। जनूबी पंजाब का मुतालबा पीपल्स पार्टी का मुतालबा है ना, तो इस बात तो उस इलाके के लोगों की तरफ से होगी, उस असेंबली की तरफ से होगी। हमारी जमात की ख्वाहिश के मुताबिक तो काम नहीं हो जाएगा। हाँ, ये जाए कि हमारे पास इतनी अक्सरियत हो या बाकी जमातें हमसे इत्तेफाक कर जाए। तो ये मुबाहिसा के जी हम क्या करेंगे? जब ये बहस फिरेगी, जब कोई तजवीज आएगी तो उसके ऊपर अपनी अपनी राय देंगे। अच्छा, एक मामला उस पर डेवलपमेंट कार्य साहब जरूर हुई है कि NFC कमीशन जो है वो नोटिफाई कर दिया गया और हुकूमत ने इससे पहले, क्योंकि अभी खबरें आ रही थी कि NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का फार्मूला हुकूमत बदलना चाहती है। डिस्कशन के लिए एक आर्गूमेंट बार बार दिया जाता है और आपने भी यकीनन सुना होगा कि विफाक का गिला है कि विफाक के पास बचता कुछ नहीं है। डू यू थिंक ये जो अभी तक आपने उसके बाद से हालात देखे हैं, क्या वाकई ऐसा है कि विफाक के पास वसाइल जो है वो महदूद हो गए हैं इस सारी सूरत हाल में? इस फार्मूले के तहत NFC वो आता पिछला, उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी हुई थी 18वीं तरमीम के अंदर। मैंने वही कहा ना कि उनको हम पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसके साथ हमने ये भी किया था कि कुछ टैक्सेशन हमने सूबों के हवाले करनी है, कुछ हमने ये भी किया था कि बहुत सारे महकमे हमने खत्म करने हैं, फेडरल का एक्सपेंडिचर हमने कर्टेल करना है और हमें तवक्को थी कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर भी थोड़ा सा वक्त के साथ साथ कर्टेल होगा। लेकिन आप देखें ना, जंग की सूरत हाल पैदा होगी तो कौन प्रेडिक्ट कर सकता था इसको? तो ये अब हमें बढ़ाना पड़ा और पड़ेगा, जरूरत है। लेकिन इस तरह की और बहुत सारी चीजें थी जो हमने करनी थी, जो नहीं की गई वक्त के साथ साथ, और उसके नतीजे में यकीनन इस वक्त वफाक के ऊपर प्रेशर है। वफाक के पास वो वसाइल नहीं बचते, लेकिन इसका इलाज ये तो नहीं है ना कि सूबों का हिस्सा काट लिया जाए। क्यों ना जो रिमेनिंग काम है NFC वाला उसको किया जाए, जो 18वीं तरमीम वाला उसको किया जाए, जो रिसोर्सेज को बढ़ाने का गैप है उसको ब्रिज करने की बातें की जाए, जो महकमे सूबों के हवाले करके फेडरल के एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं वो किए जाए। बहुत सारे काम हो सकते हैं। और आखिरी गुजारिश ये है कि जो भी होगा उसमें तो चीफ मिनिस्टर बैठे होंगे, उसमें तो बाकी लोग बैठे होंगे और चीफ मिनिस्टर और सूबाई यूनिट्स की मर्जी के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है कि आप कोई ऐसी तजवीज दिशा का फॉर्म कर दें। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल जरूरत भी थी। अगर आप कर भी देते हैं तो उसमें तरमीम तनसीख जो भी होनी है वो तो सूबों की मर्जी से होगी। ये तो कोई नहीं कह सकता कि आपने अभी तक क्यों नहीं किया। हमारा भी मुतालबा है कि NFC का कमीशन तश्कील दिया जाए। हमारा ख्याल इससे मुख्तलिफ है जो आप फरमा रहे हैं। हाँ। लेकिन अब जब तक वो खुल के सामने आएंगे, वहाँ चीफ मिनिस्टर बैठे होंगे, वो अपनी राय दे लेंगे। उनकी अक्सरियत अगर पास करती है तो उसके असूल के तहत ही होना है।
बिल्कुल ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया कमर जमान कारिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे इन सियासी मामलात पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में ग्लेशियर फटने के बायस आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी और मुतअद्दिद देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए। जिले इंतजामिया का कहना है कि लैंड स्लाइडिंग से गिलगित चंदूर रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। लैंड स्लाइडिंग से रोशन गांव की जो आबादी है वो भी महसूर होगी। वज़ीर दाखिला GB शम्स लोन का यह कहना है कि सैलाब ने गिजर में तबाही मचाई, ताहम अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह ने बताया कि गिजर में गोपिस का इलाका तलीदास के मकाम पर जो है वो ग्लेशियर फट गया और ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल हुई और वहाँ पर कुछ देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। जानी नुकसान अलबत्ता नहीं हुआ। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि नाले में फंसे तमाम जो 200 अफराद थे उन्हें भी जो है वो बचा लिया गया। मकामी ज़राए का ये भी बताना है कि एक चरवाहे ने लैंड स्लाइडिंग और सैलाब देखकर गाँव वालों को फौरी तौर पर मुंतकिल होने का कहा। चरवाहा और उसके ख़ानदान के 6 अफराद लैंड स्लाइडिंग में फंस गए थे। बहरहाल पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके तमाम अफराद को जो है वो बचा लिया है। अब तर्जुमान GB हुकूमत ने यह भी कहा है कि गिजर में 7 किलोमीटर के इलाके तक एक मसनूई झील जो है वो बन चुकी है। दूसरी तरफ PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद मानसून और बारिशों की पेशगोई की है। पंजाब में भी इसी तरह की प्रेडिक्शन है। वज़ीर आज़म ने एक इजलास जो है वो अब से कुछ देर पहले बुलाया जिसमें दरियाओं के किनारे जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो सख्त इक़दाम करने के बारे में जो है वो गौर किया गया है। और ये जो इजलास हुआ है इसमें मुख्तलिफ अमूर पर भी जो है वो गौर किया गया कि सैलाब से किस तरह से बचा जा सकता है। अब ये जो मामला है वो इस पर चारों वज़राए आला का भी जो है वो इजलास जो है वो उन्होंने कहा है कि बुलाया जाएगा। लेकिन अब ये मामला जो है वो किस तरह से सैलाब की जो ख़ास तौर पर ये जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं और जो ग्लोव्स हैं इनके लिए हमारी आबादियाँ किस तरह से तैयारी कर सकती हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है इनसे बचा जा सकता है, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। डॉक्टर एजाज अहमद क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने दरियाओं के किनारे नदी नालों पर जो है वो तजावुज़ात के हवाले से इजलास बुलाया, आपके ख्याल में इससे फ़र्क पड़ेगा? यही बुनियादी वजह है जो हमने इन फ्लैश फ्लड्स में तबाही देखी है? बहुत शुक्रिया। अभी तक तो जो सूरत हाल है उसके हिसाब से अगर हम पिछले 2022 के भी सैलाब को देखें और जो उससे पहले भी आते रहे हैं तो जो जितनी भी इंक्रोचमेंट है रिवर जो बेड है उसमें जो इंक्रोचमेंट्स है वो ही जो है ज़्यादातर जो है वो मसाइल पैदा करती है। हमने देखा 2022 में जो है जब स्वात वगैरह में जो बारिशें और फ्लड आया था तो उसमें भी जो ज़्यादा तबाही इस वजह से हुई थी कि रास्ते जो हैं वो रोके गए थे। अब हम अगर वैसे जनरली भी देखें कि दो चीज़ें, एक तो दरख्त जो है जहाँ जहाँ पे कटे हैं वहाँ पे जो है हमने देखा है कि पत्थर जो है वो पानी के साथ आए हैं और कुछ जो है जो कि मतलब या फिर लॉग आए हैं, जो कटे हुए दरख्त थे वो कटे हुए, तो दरख्तों को काट दिया गया है जो रिवर बेड के जो वो प्रोटेक्ट करते थे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका जो है वो दरख्त जो हैं वो थे। अच्छा। और उनको काटने के बाद जो है वो बिल्कुल पानी को मौका मिला और वो जो उसने गशिंग वाटर जो है उसने तबाही जो है वो फैलाई। ये एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि कदम है। अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद को देखें तो कोरंग रिवर और जो स्वां रिवर है उसके कैचमेंट एरिया बाराकाऊ वगैरह से जहाँ पे शुरू होता है वो जो रावल डैम और सिमली डैम का, इसके चक्री तक आप चले जाएं तकरीबन हर तरफ आबादी आबादी है, शहर बस गए हैं। 2022 में जो E11 में इस्लामाबाद में जो हादसा हुआ था वो उसकी वजह यही थी कि वो 80 फुट जो है चौड़ा वो जो है नाला था उसको श्रिंक करके 20 फुट पे ले आए और वहां पे जो है वो प्लॉट बना के और उसको वो कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बहुत अच्छा कदम है
लेकिन एक चीज जो है, हुकूमत एक तरफ तो ये काम कर रही है, तो आपको लगता है कि इससे जो है वो फर्क है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो तैयारियां हैं, ये जो खास तौर पर जो पहाड़ी इलाकों में आबादियां हैं, क्या उनके लिए वो तैयारी कर सकते हैं इन फ्लैश फ्लड्स के हवाले से, या इससे बचने के लिए? जो जितना ये फ्लैश फ्लड और क्लाउड बस्ट जो है, उसका क्लाउड बस्ट की तो बात जो है वो मेट डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दी कि हमारे यहाँ इस 2025 में क्लाउड बस्ट का कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। ये ज्यादातर जो है वो फ्लैश फ्लड या फिर ये है कि बहुत ज्यादा शिद्दत से बारिश हुई है, लेकिन जो है वो फिनोमेना जो क्लाउड बस्ट है वो नहीं, कहीं पे भी नहीं हुआ। लेकिन ये प्रिपेयर्डनेस की जहां तक बात है, जो जनरली अगर हम देखें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह तो काफी बेहतर है। जो कम्युनिटी बेस्ड जो वार्निंग सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन जहाँ तक प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे कम से कम बचपन और जवानी में जो सिविल डिफेंस का वो जो है एक महकमा होता था, जिसका काम था कि लोगों को तरबियत दें और रेगुलर जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह जो है दें, इनको आगाही जो है फराहम करें। इसी तरह जो है वो एक और बॉय स्काउट और गर्ल गाइड का था। ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो कि बड़े ही अहम और जो है इनफॉर्मल तरीके से लोगों को ट्रेन करते थे और लोगों को इस किसी भी डिजास्टर्स के लिए जो है वो तैयार करते थे। वो उस चीज का मैं समझता हूँ फुकदान है हमारे यहाँ। जो एक तो फिर करिकुलम की अगर हम बात करें कि जो इस वक्त किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट या उसके हवाले से कोई डिग्री नहीं है। अगर कोई चंद एक कोर्सेज शायद पढ़ाते हों कहीं पे, लेकिन जो है इस लेवल पे अब इस वक्त जो है वक्त की अहम जरूरत है, खास तौर पर जब हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। आपको लगता है ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया, डॉक्टर एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। आज का प्रोग्राम आपने देखा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।